अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इस लेक्चर में जो सेकंड पार्ट है इसमें हम कंटिन्यू करेंगे वही प्लॉट एनालिसिस को जो हम हाफ पहले डिस्कस डिस्कस कर चुके थे और अभी वहीं से कंटिन्यू करी हूँ मैं। मोटिव्स तक थीम्स हमने कर लिए थे, अभी हम मोटिव्स को डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्कस जो हमने पहले किया था थीम्स को किया था, अभी उससे रिलेटेड ही थोड़ा सा ये भी होता है मोटिव्स का। लेकिन मोटिव्स का मीनिंग होता है कि पैटर्न और शेप जो ओवरऑल आप देखते हैं जिस लिहाज से नॉवल को एड्रेस किया जाता है, उसमें डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स को, इवेंट्स को, डिफरेंट जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं ड्यूरिंग नॉवल, थ्रू कैरेक्टर्स और थ्रू अकॉर्डिंग टू थ्रू द सिचुएशन, जो कुछ भी हो रहा था वो सारा इसमें शामिल होता है। तो ये इतना मैं डिटेल में नहीं मैंने लिखा, इसमें थोड़ा शॉर्टकट ही आपको बताऊंगी क्योंकि मोटिव से रिलेटेड इतना कुछ खास पेपर में नहीं आता, तो यहाँ पे हम इसके लिए डिटेल में नहीं जाएंगे। क्राइम एंड क्रिमिनलिटी, ये आपको ऑलरेडी पता है क्राइम का और क्रिमिनलिटी। मिस्टर ओलिक के कैरेक्टर में आप देख सकते हैं, मिस्टर एबल मैगविच और कंपैसन और बेंटले ट्रमल के कैरेक्टर में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। डिसअपॉइंटेड एक्सपेक्टेशंस जो कि पिप की हैं, स्टार्ट ऑफ द नॉवल उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस और होती हैं, और फिर जब एस्टेला से मिलता है मिस हैविशम के घर पे तब उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं, तब और होती हैं, ठीक है। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट तब होता है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस से जब उसे डिसीव किया जाता है, जब उसे पता चलता है कि एक्चुअली में वो उसे क्या करना था और वो क्या कर रहा था। उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस जो उसके किसी काम ना आए, अपर क्लास के लोग और वो सारे। और जब उसे कर्जा चढ़ गया और उसे पता चला कि वो क्या कर बैठा है और क्या कर रहा है वो, तो इस तरह से जो है इस चीज़ों को सारों को मिला के एक्सपेक्टेशंस और जिस तरह से ये पैटर्न एक चलता आ रहा है नॉवल में, उसी लिहाज से ये जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, उनको यहाँ पे मेंशन किया मैंने। द कनेक्शन बिटवीन वेदर और एटमॉस्फेयर एंड ड्रामेटिक इवेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह के इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट हो रहा होता है, उसी से रिलेटेड वेदर और एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। अगर ड्रामेटिक है या कुछ खौफनाक चीज़ होने वाली है तो उसी से रिलेटेड या बारिश हो रही होती है या इस तरह की टोन ऐड कर दी जाती है, या मौसम कुछ इस तरह का हो जाता है, ऐड कर दिया जाता है। डबल्स डबल्स का मतलब ये है कि हर चीज़ को जो दो डबल तरीके से जो है वो हमारे सामने आई हो। टू कॉन्विक्ट्स जो कि एबल मैगविच और कंपैसन थे, दोनों एक साथ हमें नजर आए स्टार्ट ऑफ द नॉवल। टू सीक्रेट बेनिफैक्टर्स जो कि मैगविच था, और सेकंड कौन सा था, एक आप कह सकते हैं कि जिसको आप मिस हैविशम को समझ रहा था लेकिन वो थी नहीं। लेकिन सेकंड जो सीक्रेट बेनिफैक्टर था वो इसका जो था, क्योंकि जो ही था वो जो सीक्रेटली भी मतलब बिना बताए उसको, पिप को उसकी मदद करता रहा, उसके काम आता रहा, उसको याद करता रहा, उससे मोहब्बत करता रहा फिर भी, तो ये सीक्रेट बेनिफैक्टर्स में याद होता है। टू इनवैलिड्स, इनवैलिड्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि करेक्टर्स, ऐसे करेक्टर्स और ऐसी चीज़ें जो जिनके ना होने से भी नावल को मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता नावल के शेप पे या इसके मोटिव्स पे, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है। आगे है सिंबल्स। सिंबल्स को यहाँ पे एज अ प्लॉट एनालिसिस हम थोड़ा सा शॉर्टकट ही डिस्कस करेंगे। इसका जो कंप्लीट डिटेल है आंसर और एज अ क्वेश्चन भी इसको हम डिस्कस करेंगे। ये मैं मे बी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं, इनको डिटेल में कैसे डिस्कस करना है विद हेल्प ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द नॉवल, तो वो हम उसमें डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या है। द स्टॉप क्लॉक्स एट सेटिस हाउस सिम्बलाइज मिस हैविशम्स अटेम्प्ट टू स्टॉप टाइम। अब जब पिप घर जाता है मिस हैविशम के और वहाँ पे वो जो क्लॉक्स देखता है, जितनी भी क्लॉक्स होती हैं वो सारी
एक ही टाइम पे रुकी हुई होती हैं, ठीक है। उनकी कोई प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द टाइम उनकी सेटिंग नहीं की गई होती, और वो लाइक चल नहीं रही होती हैं, रुकी होती हैं, और उसी टाइम पे रुकी होती हैं जब मिस हैविशम के वेडिंग डे पे, उस टाइम पे उनको पता चलता है कि उनका जो फियांसे है उनको रिसीव करके चला गया है। तो ये जो क्लॉक्स हैं ये सिंबलाइज करती हैं मिस हैविशम के इस अटेम्प्ट को कि उसने वो टाइम जो है रोक दिया था, और जिस क्यों रोका था ये भी इस जो है ना रीज़न आपको मिलती है, यहाँ पे नज़र आती है। मैनी ऑब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू क्राइम एंड गिल्ट, ये भी आपने देखे हैं, क्राइम और गिल्ट को बहुत डिटेल में है पूरे नावल में। क्राइम का अगर हम सिंबलाइज करें तो हमारे पास आता है लाइक इसमें जैसे रेफरेंस दिया गया है गैलोस, प्रिजन्स, प्रिजनर जितने जो भागे थे सेल से, ठीक है, वो दोनों उनके हैंडकफ्स इसी चीज़ को, क्राइम को ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं जो किसी चीज़ को, कोई एक ऐसी चीज़ जो अपने बैकग्राउंड को प्रेजेंट कर रही है, उसके बैकग्राउंड को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी कि हैंडकफ्स हैं तो हमें देख के क्या पता चलता है कि ये किसी क्राइम या किसी क्रिमिनल को प्रेजेंट करेगा। पुलिसमैन, लॉयर्स, कोर्ट्स, कन्विक्ट्स, चेन्स, फाइल्स, ये सारी चीज़ें इसमें इसमें जो है नावल में थ्रू आउट द नावल बार बार रिपीटेडली आते रही हैं, डिस्कस की गई हैं और मेंशन किया गया इनको। तो ये सारे जो है ये सिंबलिज्म में आ जाएंगी। सिंबलाइज द थीम ऑफ गिल्ट एंड इनोसेंस, ये दोनों थीम्स भी हैं और सिंबलाइज भी करती हैं करैक्टर्स को भी, इस नावल में होने वाले इवेंट्स को भी, और जितने भी इसमें एटमॉस्फेयर जो भी कुछ ऐड किया जाता है, डिफरेंट स्टेजेस जो पिप की थी उस लिहाज से, और ये सारी जो है ना कैटेगरीज इसी में आ जाती हैं। सैटिस हाउस इन सेंस आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक कैरेक्टर को लें, उसको एनालाइज करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें इनोसेंस है, इसमें गिल्ट भी है, इसमें शेम है, या इसमें क्राइम है, या ये बंदा क्रूअल है, किस टाइप का, तो आपको पता चल जाता है कि किस कैटेगरी में कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। Satis house represents the upper class world to which Pip longs to belong. सेटिस हाउस बेसिकली ओवरऑल हाउस की जो बात की जाए तो वो एक अपर क्लास वर्ल्ड से को जो है बिलोंग करता है, प्रेजेंट करता है। कि इसको देख के आप क्या समझ में आता है हमें कि ये एक अपर क्लास का एक घर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों का भी एक जो अपना स्टेटस है वो भी अपर क्लास से ही बिलोंग करता है। और ये एक ऐसी क्लास है जहाँ से पिप ने अपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा सब्र करना या मेहनत करना या एक्सपीरियंस करना, इससे बिलोंग होने में इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। बेटले ड्रमर रिप्रेजेंट्स द ग्रॉट्स्क्यू कैप्रिस ऑफ द अपर क्लास, ये भी अपर क्लास को ही प्रेजेंट करता है, लेकिन अपर क्लास के जो सेल्फ ग्रेटिफाइड लोग होते हैं और जो दिखने में कुछ और होते हैं, पीछे से कुछ और होते हैं, प्रिटेंशियस होते हैं, अब उनको कह सकते हैं, इस टाइप के लोग, और इस ये जो करेक्टर है ये इस टाइप के लोगों को प्रेजेंट करता है। जो रिप्रेजेंट्स कंसाइंस, अफेक्शन, लॉयल्टी एंड सिंपल गुड नेचर, जो कि जो एक ये अच्छा इंसान होता है उसमें ये सारी चीज़ें जो है पाई जाती हैं। तो अगर हम कहें कि ये करेक्टर बात करें कि फ़लाँ करेक्टर किसको सिंबलाइज़ करता है, तो हम कह सकते हैं जैसे जो का करेक्टर है ये अफेक्शन को यानी कि मोहब्बत को, लॉयल्टी को, वफादारी और सिंपल गुड नेचर को प्रेजेंट करता है। एक ऐसा करेक्टर है ये। द मार्श मीट्स मार्श वही फ्लडेड लैंड, और मिस्ट, मिस्ट कहते हैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे थोड़ी धुंध होती है, थोड़ी हवा रश हार्श सी चल रही होती है, या फॉग वाला जो एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा ड्राउना होता है।
तो ये इस तरह का जो होता है ना, जहाँ पे यूजुअली आपने देखा होगा कि जंगल में जब धुआं होता है या फिर रास्ते में कहीं धुआं होता है तो आपको थोड़ा डर सा फील होता है। जैसे सुबह सुबह सर्दियों में निकले हैं तो धुंध पड़ी होती है, तो आपको थोड़ा सा महसूस होता है ऐसे हॉरर सा कि धुंध में एक अजीब सा एक ये ऐसे एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि थोड़ा सा इंसान में जो है हॉरर सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो सेम एज केस इन द नॉवल कि ये प्रेजेंट करता है डेंजर और एम्बिग्विटी को, कि कुछ होने वाला है, कुछ खौफनाक चीज़ सामने आने वाली है। ठीक है, ओके। अब आ जाती हैं थीम्स, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और फर्दर्स में जो कुछ आइडियाज़ आते हैं वो भी अभी हम दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप एक दफ़ा फिर जब रिपीट होगा तो आपको अच्छे से जो है समझ आ जाएगी। Themes are the fundamental and often universal ideas explored in a literary work. थीम्स किसी भी लिटरेरी वर्क में बहुत इम्पोर्टेंट और एक फंडामेंटल आइडियाज़ होते हैं, जिनके बगैर नॉवल और किसी भी ड्रामा का जो है एनालिसिस इनकम्प्लीट है। ठीक है, बल्कि इनका जो प्लॉट है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न एक चल रहा होता है, वो ही इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर नॉवल में, हर ड्रामा में, इवन पोइट्री में भी। ठीक है, तो एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे इन कैटेगरीज से। और इस कैटेगरी में कौन कौन सा कैरेक्टर और कौन कौन सी स्टेजेस किस लिहाज से ऐड कर सकते हैं आप, और क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, शामिल हो सकता है। ये कैरेक्टर वाइज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और प्लॉट एनालिसिस जो पीछे हम प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं डिस्कस, और वो भी इसमें सारा गाना ऐड हो जाता है। द मॉरल थीम ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज क्वाइट सिंपल। जो मॉरल अगर हम थीम के बारे में बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है। अफेक्शन, लॉयल्टी एंड कंसाइंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल एडवांसमेंट, वेल्थ एंड क्लास। बेसिकली अगर मॉरल थीम के बारे में बात की जाए तो ये आपको अब पता होगा, आप खुद भी इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफेक्शन, लॉयल्टी एंड कंसाइंस को किस तरह से इस पे पहले फोकस दी गई थी, क्लास को, एडवांसमेंट को और दौलत को। ठीक है, इन चीज़ों को इन चीज़ों को लॉयल्टी और मोहब्बत और इस तरह के जज्बात पे फोकस दी गई थी। ठीक है, लेकिन बाय द टाइम हम क्या देखते हैं कि फिफ्थ के करेक्टर में मोस्टली हम ये देखते हैं कि बाय द टाइम एक ऐसे स्टेज पे वो आके रियलाइज़ करता है कि उसने क्या किया है। पहले वो मोहब्बत पे और इस तरह के जो जज्बात हैं, ट्रू जो फीलिंग्स हैं, उन पे दौलत को, क्लास को और एक सोशल स्टेटस को अहमियत देता है। तो बाद में वो क्या करता है कि वो इन सारी चीज़ों पे फिर वो लॉयल्टी और अफेक्शन को अहमियत देता है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको पेपर में समटाइम आ सकता है कि और जो इवैल्यूएशन है, फीलिंग की इवैल्यूएशन भी आ सकती है, पिप की कैरेक्टर की इवैल्यूएशन भी आ सकती है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम उस बारे में। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है कि वेल्थ, क्लास और एडवांसमेंट क्या है, और इस पहले क्या थी, बाद में क्या हुआ, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे क्या हुआ, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ठीक है? Okay, Dickens established the theme and shows people learning this lesson largely by exploring ideas of ambition and self-improvement ideas. अब डिकेंस ने जिस तरह से इन थीम्स को इस्टेब्लिश किया है, हम उसमें देख सकते हैं कि पिप कैसे लर्न करता है अपना सारा स्टेजेस के थ्रू, अपना किस तरह से लेसन जो है वो सीखता है, लार्जली बाय एक्सप्लोरिंग आइडियाज ऑफ एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसको पता चलता है कि मेरे एम्बिशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैंने क्या किया है, पहले क्या था और अब मैं क्या हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करता है, रियलाइज भी करता है और सीखता भी है।
that quickly become both the thematic center of the novel and the psychological mechanism that encouraged much of Pip's development. इसमें दोनों साइकोलॉजिकल यानी कि उसका मेंटल जो लेवल है उसको हम देखें मेंटली सिचुएशन उसकी फीलिंग्स और थॉट्स को देखें वो और जो उसको इंकरेज करती हैं ये चीज़ें बाद में वो भी हम देखते हैं किस तरह से उसकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें और थीम्स जो हैं वो थ्रू द नॉवल चल रही होती हैं एट हार्ट अगर हम उसके इनसाइड जो उसके जज्बात हैं उसके बारे में बात करें तो इज एन आइडियलिस्ट वेन एवर he can conceive of something that is better than what he already has. He immediately desires to obtain the improvement. जब एक पिप जो है कहें कि इनसाइड उसकी बात करें तो एक इज एन आइडियलिस्ट एक ऐसा आइडियलिस्ट है जो कि क्या करता है वेन एवर ही कैन कंसीव ऑफ समथिंग जब भी वो कुछ हासिल करने की या कुछ पाने की कोशिश करता है दैट इज़ बेटर देन व्हाट ही ऑलरेडी हैज़ उससे जो कुछ उसके पास है उससे बेहतर पाने की जब वो कोशिश करता है ही बेसिकली डिजायर्स टू obtain the self improvement जब भी उसे कोई नई चीज़ का पता चलता है तो उसको फ़ौरन से एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अब अपने आप को इस लेवल पे जाऊँगा इतना इम्प्रूव करूँगा अपने आप को इस लेवल पे लेके जाऊँगा ठीक है व्हेन ही सीज सेटिस हाउस जब वो सेटिस हाउस देखता है मिस हैविशम का घर देखता है और उनका जो क्लास लेवल है सोशल उनका स्टेटस देखता है ही लॉन्ग्स टू बी अ वेल्दी जेंटलमैन वो इस चीज़ की ख्वाहिश करता है कि वो भी एक अमीर कबीर इंसान बनेगा जेंटलमैन बनेगा ठीक है when he thinks of his moral shortcomings he longs to be good लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैं मॉरली एक अच्छा इंसान नहीं हूँ बहुत कम मेरे में मॉरल क्वालिटीज़ हैं तो क्या करता है अपने आप को अच्छाई की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है when he realizes that he cannot read he longs to learn how जब उसे पता चलता है कि वो पढ़ लिख नहीं सकता तो उस पढ़ लिखने की वो कोशिश करता है लाइक एट द स्टार्ट ऑफ नॉवल वो मिस्टर वापसल के पास जाता होता है वहाँ से पढ़ना लिखना सीखता है और इस तरह के वहाँ से उसका ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है एजुकेशन एजुकेशन से जो उसका एक रिलेशन है वहाँ से स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे वो उसे वो शौक जिस चीज़ का होता है वो उस टाइम पे वो सीखने की कोशिश करता है तो यही इसमें है कि जिस चीज़ की चीज़ को वो देखता है ये पहले उसके पास नहीं थी जब उसे पता चलता है कि ये होनी चाहिए तो वो उसके लिए डिज़ायर करता है उसकी ख्वाहिश करना शुरू कर देता है और वो करने की कोशिश करता है Pip's desire for self-improvement is the main source of the novel's title. आपने देखा होगा कि टाइटल पे कैसे इसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो थीम है और जो डिज़ायर है वो कैसे फिट बैठती है ठीक है Because he believes in the possibility of advancement in life, he has great expectations about his future. उसे इस बात का पक्का यकीन होता है कि जो कुछ वो सोच रहा है जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहा है जो कुछ वो डिज़ायर कर रहा है वो उसकी ज़िंदगी में उसको मिलेंगी और उसको वो मुमकिन तौर पर उनको पा लेगा और वो कर सकता है ठीक है इस बात की उसको श्योरिटी थी और कहने के एक तरफ उसको पूरा यकीन था कि जैसा मैंने सोचा है मैं वैसा करूँगा और मेरे साथ वैसा ही होगा ओके एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक थ्री फॉर्म्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एम्बिशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन दोनों थीम्स की आगे तीन फॉर्म्स बताई जा रही हैं इस इन दोनों थीम्स को बेसिकली इतनी डिटेल में डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि ओवर आर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में इनकी क्या क्या और किस लिहाज से आप यानी कि ये फर्दर डाटा है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में लेकिन ये फर्दर डाटा आप इस लिहाज से भी लिख सकते हैं ऐड कर सकते हैं ठीक है moral social and educational these motivate people Pip's best and his worst behavior throughout the novel ये सारी चीज़ें उसे मोटिवेट करती हैं जो उसका बेस्ट और कहने के बैडेस्ट जो बिहेवियर होता है ओवरऑल नॉवल में
उसकी जो है ना रीज़न्स यही होती हैं, एजुकेशनल, मॉरल, सोशल, ये जो थीम्स हैं इसके पीछे यही रीज़न्स होती हैं। तीनों फॉर्म्स होती हैं। तीनों फॉर्म्स कैसे होती हैं, अभी वन बाय वन हम ये डिटेल में जाते हैं, फिर पता चलेगा। फर्स्ट, पिप डिज़ायर्स मॉरल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपनी मॉरली यानी कि अपना जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड उसकी जो थॉट्स हैं वो चेंज करना चाहता था, उनको इम्प्रूव करना चाहता था। ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड on himself when he acts immorally and feels powerful guilt that spurs him to act better in the future. जब वो अपने आप को मॉरली इम्प्रूव करना चाहता था, लेकिन वो एक्सट्रीमली हार्ड ऑन हिमसेल्फ, अपने आप से बहुत वो हार्श और रूड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो इमोरल एक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। व्हेन ही एक्ट्स इमोरल, उसे लगता है कि मैं इमोरल, मेरे में क्वालिटीज़ ज़्यादा आ गई हैं, मैं एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान नहीं हूँ। जब उसे ऐसा पता चलता है तो वो फिर अपने आप से रूड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एंड feels powerful guilt that spurs him to act better in the future। और उसमें ऐसी पावरफुल फीलिंग्स आती हैं गिल्ट की और शेम की, जो फिर उसे मजबूर करती हैं और फिर वो ऐसा सोचने पे मजबूर होता है कि अब मैंने फ्यूचर में एक अच्छे इंसान की तरह रहना है और एक्ट करना है। When he leaves for London, जब वो लंदन के लिए सब कुछ पीछे छोड़ के चला जाता है, फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं ही torments himself about having behaved so wretchedly toward Joe and Billy। उन दोनों के साथ वो रूड और एक हार्श बिहेवियर उसका रहता है तब, क्योंकि वो जब लंदन जा रहा होता है सारा कुछ छोड़ के, तो ये भी सोचते ही नहीं है कि उसके जो चाहने वाले हैं, जो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, उसके अपनों में जो दो लोग हैं, जो एंड बिली, उनको वो छोड़ के जा रहा है, और उनकी फीलिंग्स का, उनके थॉट्स का वो सोचते ही नहीं है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरह से वो उसकी फ़िक्र करते हैं और उसकी ज़्यादा से उदास हैं। तो वो उन सबको जो है ना वो डिच करके जो है ना वो चला जाता है वहाँ पे। तो ये जो है ना उसकी आ जाती हैं मॉरल जो डिज़ायर्स हैं, और मॉरली उसकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एम्बिशंस में जो है ना मॉरल एक्ट जो उसका है वो आ जाता है इस कैटेगरी में, ठीक है। तो सेकंड है पिप डिज़ायर्स सोशल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पिप की जो डिज़ायर है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, वो सोशली हम किस लिहाज से देख सकते हैं। इन लव विद स्टेला ही लॉन्ग्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ हर social class and encouraged by Mrs. Joe and Pumblechook. He entertains fantasies of becoming a gentleman। पहले तो मिसेस जो और मिस्टर पम्बलचुक से रिलेटेड जो है वो देख सकता है कि वो किस तरह से अपर क्लास में अपने आप को लेके जाते हैं। तो इसको उनको देख के भी ऐसा फील होता है कि ये पहले तो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वो देखता है कि मिस्टर पम्बलचुक जो है वो भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हाई क्लास के लोगों से है। फिर जब वह स्टेला से मिलता है और फिर उसे मोहब्बत होती है उससे, और मिस हैविशम से वो मिलता है, तो उसे पता चलता है कि वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपर क्लास से बिलोंग करे, और सोशल क्लास में सोशली अगर बात की जाए तो वो एक अपर क्लास में उसको उसका नाम आएगा, ठीक है। वो सोशल अपर क्लास से बिलोंग करे। तो ये जो एक जेंटलमैन की हैसियत से रहने के लिए उसकी जो डिज़ायर्स पैदा होती हैं, ठीक है, तो ये सोशली हैं कि सोशली उसका स्टेटस हाई हो और वो अच्छे लोगों में और बड़े लोगों में बैठना चाहता था, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, ताकि वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जो है गुजार सके। The working out of this fantasy forms the basic plot of the novel. It provides Dickens the opportunity to gently satirize the class system of his era and to make a point about its capricious nature। वो अपने टाइम का जो डिकेंस है उसने अपने टाइम के जो सोशल इश्यूज थे और क्लास सिस्टम था उसको प्रेजेंट किया इसके लिए, ठीक है, और इस अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, और बताया कि उस टाइम पे लोगों की क्या नेचर थी, ठीक है। Significantly, Pip's life as a gentleman is no more satisfying and certainly no more moral and than his previous life as a blacksmith apprentice। अगर देखा जाए तो पिप की जो लाइफ है एज ए जेंटलमैन वो एक सेटिस्फाइड नहीं थी उसके लिए,
फिर सडनली क्या होता है कि नो मोर मॉरल, उसके लिए मॉरल कोई क्वालिटी भी उसमें नहीं रहती है उस तरह से, जैसे कि एक परफेक्ट जेंटलमैन है उसमें होनी चाहिए। एंड हिज प्रीवियस लाइफ एज अ ब्लैक स्मिथ अप्रेंटिस, और प्रीवियस लाइफ से भी ना वो सेटिस्फाई होता है, ना उसको मॉरली वो पॉजिटिवली सोचता है, उसमें मॉरली भी उसके कुछ नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं उस बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो सारी थीम्स हैं और कैटेगरीज हैं, ये सोशल क्लास से रिलेटेड ये हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो है, थर्ड जो डिज़ायर आ जाती है, थर्ड है फिफ्थ डिज़ायर्स एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट। एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं इसमें,